अपने घर लौट आई थी। हालांकि मेरा दिल आने का बिल्कुल भी नहीं था, मगर वापस आना भी तो मजबूरी थी। मेरी शादी को मुश्किल से 6 दिन ही हुए थे कि मेरे पति को अचानक लंदन से कॉल आ गई। मेरे पति को वहां अर्जेंट बुलाया गया था। अब उनको वापस जाना था। मैं बहुत परेशान हुई। घर मेहमानों से भरा हुआ था, मगर हालात कुछ इस तरह हुए कि मेरे पति का वापस जाना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर ये जॉब भी खत्म हो जाती तो दोबारा अच्छी जॉब मिलना भी आसान नहीं था। मेरे पति ने मुझे बहला फुसला कर तैयार कर ही लिया कि मैं उनके जाने पर ऐतराज न करूं। मैं अपने पति की मजबूरी को समझ रही थी, इसलिए खामोश हो गई। और फिर मेरे पति लंदन चले गए। उनके जाने के अगले ही दिन मेरे पति के जो रिश्तेदार रुके हुए थे वो भी वापसी जाने के लिए तैयारी करने लगे थे, और एक एक करके सब चले गए और मैं अकेली रह गई। मैं अकेले रहने की आदी नहीं थी, इसलिए पहले ही दिन घबरा गई और अपने माँ बाप से कहने लगी कि मेरे पास आकर रह जाएं। भला माँ बाप बेटियों के घरों में कहाँ रह सकते हैं, क्योंकि बेटियों के घर रहना हमारे समाज में बहुत ही बुरी बात समझी जाती है। इसलिए मेरे अकेले रहने से परेशान होने पर मेरे माँ बाप ने मेरे बड़े भाई को भेजा कि वो मुझे घर ले आए। इस तरह अपने पति के चले जाने के बाद मैं भी अपने मायके में रहने लगी। मगर कुछ दिन रहने के बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने घर ही अच्छी लगती है। मेरे पति की बात में वजन था। वाकई मुझे अब अपने ही घर रहना चाहिए और अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे पति को जाना ही था। क्योंकि बात रोजगार की थी और आजकल के दौर में नए रोजगार मिलना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने वापस अपने घर चले जाने की हामी भर ली थी। मगर मेरा दिल बहुत परेशान था। इतने बड़े घर में अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस परेशानी का जिक्र मैंने अपने पति से भी किया तो मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी कि उन्होंने मेरे लिए घर में रहने का बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि मुझे ज्यादा परेशानी रात की थी। रात को अकेले घर में मुझे डर लगता था। मेरे पति ने एक बूढ़े चौकीदार को घर की रखवाली के लिए रख लिया था। वो बूढ़ा मेरे पति का जानने वाला था और मेरे पति का कहना था कि वो बहुत नेक और एतबार वाला बंदा था, और उस बूढ़े आदमी को सिर्फ रात को मेरे घर की चौकीदारी करनी थी। दिन में अकेले रहने में इतनी परेशानी नहीं थी। और फिर मैं अपने घर वापस आ गई और घर बहुत दिनों से खाली और बंद था, इसलिए बहुत गंदा हो गया था। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इतने बड़े घर की अकेली सफाई करूं। पहले तो मैंने सोचा कि उस बूढ़े चौकीदार का इंतजार करती हूँ, फिर जब वो आएगा तो उसके साथ मिलकर सफाई करूंगी। मगर फिर मुझे अपने पति की बात याद आई कि वो बूढ़ा चौकीदार सिर्फ रात में ही आएगा और मेरे लिए रात का खाना भी ले आया करेगा, और अगर मैं चाहूं तो रात में उस चौकीदार से चाय भी बनवा कर पी सकती हूँ। मेरे पति को पता था कि मैं चाय की भी बहुत शौकीन हूँ। शायद इसलिए मेरे पति ने ऐसे चौकीदार का बंदोबस्त किया था जो घर की रखवाली के साथ साथ मुझे चाय भी पिलाए। फिर मैंने हिम्मत की और घर की सफाई शुरू कर दी। मुझे सफाई करने में बहुत टाइम लगा, मगर घर साफ हो गया और सब कुछ अपनी जगह पर अच्छे से रखा। सारा घर साफ सुथरा हो चुका था। शाम गुजर चुकी थी और मेरा थकावट और भूख से बुरा हाल था। मैं बड़ी बेताबी से उस बूढ़े चौकीदार का इंतजार कर रही थी, मगर साथ ही मुझे घबराहट भी हो रही थी कि जाने वो कैसा आदमी होगा। लेकिन फिर मुझे अपने पति की बेफिक्री और दिलासा याद आ गई, तो मैं ज्यादा परेशान ना हुई। इतने में दरवाजा बजा। वो बूढ़ा चौकीदार आ चुका था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर उसको देखकर मुझे अपने पति की बात पर यकीन आ गया। वो बहुत बूढ़ा था। उसकी बड़ी बड़ी सफेद मूछें थी, उसके साफ सुथरे कपड़े थे और नजरें लगातार जमीन को तक रही थी। हालांकि वो मेरे बाबा की उम्र का था, मगर उसने एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने उससे उसका नाम पूछा और ये भी पूछा कि मेरा पति उसको कैसे जानता है, तो उसने बताया कि वो मेरे पति के दोस्त का खानदानी नौकर है। इस बात से मुझे बहुत तसल्ली हुई थी, क्योंकि जो भी हो खानदानी नौकर ना धोखा देते हैं और ना ही कुछ गलत करते हैं। और मैं तो फिर उसके मालिक के दोस्त की पत्नी थी, तो वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने संतुष्ट होकर खाना खाया, और क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी इसलिए उस बूढ़े चौकीदार ने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूं तो वो मुझे चाय बनाकर दे सकता है। मैंने फौरन हामी भर ली और आराम से अपने कमरे में जाकर अपनी माँ से फोन पर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में चौकीदार मेरे लिए चाय बना लाया। चाय का कप मुझे देते हुए भी उसकी नजरें लगातार झुकी हुई थी। मैं उस चौकीदार की शराफत की कायल हो चुकी थी। चाय की पहली चस्की से ही मुझे मजा आ गया था। इस बूढ़े चौकीदार ने बहुत ही मजेदार चाय बनाई थी। मैं जैसे जैसे चाय पी रही थी मेरे अंदर सुकून सा उतरता महसूस हो रहा था और थकावट तो जैसे बिल्कुल खत्म हो गई थी। चाय पीते ही मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी, मगर फिर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे।
इस रात में चुप रही, डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। मगर 3-4 रातों से जब यही होने लगा, जैसे ही मैं उठती तो मेरे जिस्म पर कपड़े। मेरा नाम माया है। मेरा संबंध बड़े और खाते पीते खानदान से है। हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और अपने सब घर वालों की सबसे ज्यादा लाडली भी थी। मेरी माँ घरेलू सादा सी औरत है और मेरे पिता का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था, जिसको मेरे पिता ने खूब मेहनत से इस स्थान तक पहुंचाया था। मेरे दोनों भाइयों ने पढ़ाई हासिल करके मेरे बाबा के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जिससे मेरे बाबा के कारोबार को और बढ़ावा मिला था। मेरे भाई हम सब बहनों से बड़े थे। मेरी बड़ी तीनों बहनों की शादी मैट्रिक के बाद कर दी गई थी, क्योंकि मेरे बाबा का कहना था कि बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है, और जब बेटों के पांव कमाई में जम जाए तब उनकी दुल्हन ले आनी चाहिए। और मेरी बड़ी बहनों की शादी के बाद मेरे बाबा ने मेरे दोनों भाइयों की शादी भी कर दी थी। मेरी दोनों भाभी बहुत ही अच्छी थी और मेरी तीनों बहनें अपने अपने घरों में खुश रह रही थी। मैं बचपन से ही थोड़ी नकचड़ी और नखरीली थी, और शायद मुझ पर नखरा जचता भी था, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और बहुत ही नाजुक मिजाज भी। मुझे शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था और मैं जल्दी शादी करने के हक में भी नहीं थी। मेरा मानना था कि पढ़ लिख कर फिर अपनी जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करने के बाद ही शादी हो, तब तक लड़की मैच्योर हो चुकी होती है। इसलिए मैंने अपने बाबा से जिद करके अपनी बात मनवा ली, और अब मैं मजे से पढ़ाई और साथ में जिंदगी के मजे लूट रही थी और सबके लाड़ प्यार और तवज्जो की एकलौती वारिस बनी हुई थी। मुझे घर के कामों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर माँ के डर से मैंने खाना बनाना सीख लिया था। मेरी माँ इस बात के सख्त खिलाफ थी कि लड़की को घर के काम ना आते हों। मेरी माँ का कहना था कि औरत असल खूबसूरत तब होती है जब वो अपने घर का हर काम जानती हो। बाकी बहनें तो फिर भी मेरी माँ की सब बात मानती थी, इसलिए जल्दी घर के काम सीख गई थी। मगर मुझे घर के कामों से उलझन होती थी, लेकिन माँ के डर से मैंने भी जैसे तैसे सब काम सीख लिए थे। वक्त गुजरता गया। जैसे ही मैंने एमए के पेपर दिए तो मेरे माँ बाबा ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढने को सोचा। मैं अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, और इस पर मेरा नखरा और लाडलापन इस सब ने मुझे और खूबसूरत बनाया हुआ था। इसलिए मेरे लिए रिश्तों की लाइनें लगी हुई थी। मेरी माँ का कहना था कि यही वक्त सही है कि माया का रिश्ता कर दिया जाए। अगर इन रिश्तों को भी मना कर दिया तो फिर इसके रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरी उम्र शादी की थी, और अगर अब मेरी और उम्र बढ़ जाती तो फिर मुझे कोई नहीं लेता, और ना ही फिर मेरी खूबसूरती तब काम आनी थी। मेरे बाबा की बात में वजन था, इसलिए मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि अब ज्यादा देर नहीं करते, क्योंकि लड़की की उम्र ज्यादा हो जाए तो उसके रिश्ते आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। फिर मैंने भी अपने बाबा को हाँ कह दिया कि वो जहाँ चाहे मेरी शादी कर दे। मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। मैं लाडली और अपनी मर्जी करने वाली जरूर थी, मगर ऐसी फितरत की नहीं थी कि अपने लिए खुद लड़का पसंद करती, और ना ही मुझे कभी किसी लड़के में दिलचस्पी महसूस हुई थी। मैंने सोच रखा था कि शादी जब भी करूंगी अपने माँ बाबा की मर्जी से ही करूंगी। इसलिए स्कूल कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ते हुए भी मैं बहुत सावधान रहती थी। मैं जानती थी कि कुछ भी हो जाए, लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे ज्यादा कीमती चीज है। और फिर मेरे माँ बाबा और मेरे भाइयों ने मुझ पर अंधा विश्वास किया था और मुझे आगे पढ़ने की अनुमति दी थी, तो मैं कैसे उनके भरोसे को तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने शिक्षा हासिल करने के बीच कभी कुछ ऐसा नहीं होने दिया था। और अब जब रिश्ते की बात आई तो मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि अब मेरी कोई मर्जी है तो मैं उनको बता दूं, लेकिन मैंने बोल दिया था कि मैं उनकी मर्जी से ही शादी करूंगी। मेरे बाबा बहुत खुश थे कि मैं लाड़ प्यार में भी अपनी हद से नहीं गुजरी थी। फिर मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा जाने लगा। रिश्ते तो बहुत आए थे, मगर मेरे माँ बाबा बहुत छानबीन करके एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते थे कि मुझे बाद में भी कभी कोई तकलीफ ना हो और मैं खुशी से रहूं। भला ये चाहत तो हर माँ बाप की होती है कि उनकी बेटियों को अच्छे लोग ही मिले। अब ये तो बेटियों का नसीब होता है। आखिर एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जैसा मेरे माँ बाबा चाहते थे। राहुल मेरे भाई के जिगरी दोस्त का कजन था और अपने माँ बाबा का इकलौता बेटा भी था। उसके माँ बाबा का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। भाई के दोस्त का कहना था कि राहुल ने अपने माँ बाप के बिना भी बहुत टाइम गुजारा है, मगर उसने कोई बुरी आदत नहीं पाली और ना ही बुरे लोगों के साथ कभी कोई रिश्ता रखा, बल्कि पढ़ाई हासिल करने के साथ साथ राहुल ने अपने माँ बाप के कारोबार को सही टाइम और मेहनत दी, जिससे उसका कारोबार बहुत बढ़ गया था। रुपये पैसे की बहुत रेल पेल थी और अब तो राहुल की लंदन में बहुत अच्छी फर्म में नौकरी लग गई थी और कारोबार को राहुल ने अपने बाबा के बहुत ही पुराने खास और भरोसे वाले नौकर के हवाले किया हुआ था। इस तरह से पैसा दोनों तरफ से बरस रहा था।
और अब जब वो लंदन से छुट्टी पर अपनी बुआ यानी मेरे भाई के दोस्त के घर मिलने आया तो उनकी बुआ जी ने शादी को कहा और साथ में ही बहुत से रिश्ते भी बता डाले। उन्हीं लड़कियों में माया का जिक्र और उसकी तस्वीरें भी थी और राहुल को माया बहुत पसंद आई थी, इसलिए थोड़ी बहुत छानबीन की गई। राहुल से 1-2 बार जाकर मुलाकात भी की। वो सच में इस काबिल था कि उसका रिश्ता स्वीकार किया जाता, इसलिए इस रिश्ते को हाँ कर दी गई और फिर शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि राहुल शादी करके लंदन जाना चाहता था ताकि जल्द से जल्द अपनी पत्नी को भी अपने पास बुला सके। और इस तरह चटमंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ और मेरी शादी राहुल से कर दी गई। मैं वैसे तो खुश थी क्योंकि राहुल की बहुत तारीफें सुन रखी थी, लेकिन अंदर ही अंदर दिल बहुत डर रहा था क्योंकि वो आदमी मेरे लिए बिल्कुल अनजान था और न जाने मेरे साथ उसका कैसा व्यवहार होगा। मैं अगले घर भी बहुत ऐश और नखरों से रहूंगी या बहुत सी लड़कियों की तरह मुझे भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी सोचें थी जिसने मुझे डराया हुआ था और मैं थोड़ी परेशान भी थी। मैं अपने इतने प्यार करने वाले माँ बाबा और भाइयों को छोड़कर जाने से बहुत ही ज्यादा उदास भी थी। सब मुझे बहुत तसल्लियां और दिलासा दे रहे थे और फिर वो दिन भी आ गया और मैं रोते रोते राहुल के साथ विदा हो गई थी। मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी क्योंकि मैं अपने माँ बाबा और बहन भाइयों की लाडली थी और राहुल भी इकलौता और बहुत पैसे वाला था, इसलिए दोनों तरफ से किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी गई थी। और क्योंकि राहुल के माँ बाबा जिंदा नहीं थे, भाई बहन भी कोई नहीं था, इसलिए राहुल का पूरा खानदान राहुल की फैमिली बन गया था और शादी की रस्मों से लेकर शादी के इंतजामों तक सब उन्होंने मिलकर पूरे किए। और राहुल की बुआ जी और मौसी जी तो शादी के बाद भी रुकने वाली थी कि नई नवेली दुल्हन को खूब टाइम देना है। राहुल सच में बहुत अच्छे पति साबित हुए थे। इन 6 दिनों में राहुल ने मेरा बहुत ख्याल रखा था और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया था कि मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई थी। राहुल मेरी छोटी से छोटी बात और हर इच्छा की इज्जत कर रहे थे। इस सब ने मुझे बहुत खुश कर दिया था और फिर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए ना थक रही थी और मेरे माँ बाबा भी मेरे चेहरे की फूटती खुशी देखकर बहुत खुश थे। अब जब राहुल को अचानक लंदन जाना पड़ा तो मैं बहुत उदास और परेशान हो गई थी और अकेले घर में रहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मुझे हर हाल में हालात से समझौता करना था और वैसे भी बहुत कम ही टाइम था। फिर राहुल मुझे अपने साथ ले जाते और उन्होंने रात के लिए एक चौकीदार भी तो रख दिया था और उस सुबह जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब मेरी आंख खुली तो मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं थे और एक चादर मेरे ऊपर पड़ी थी। हालांकि मुझे याद था कि मैंने कपड़े पहन रखे थे और चादर तो बेड पर थी ही नहीं, तो ये सब कैसे हुआ था? मेरा ये सब सोचकर बुरा हाल था और फिर मुझे नींद भी तो बहुत गहरी आई थी। मेरे अलावा इस घर में एक वही बूढ़ा चौकीदार था जो सुबह होते ही शायद जा चुका था। कहीं उसने मेरे साथ कुछ गलत। इस सोच से मेरी आत्मा कांप गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था और बात भी ऐसी थी कि मैं राहुल को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन जो भी हुआ था ये सही नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, मुझे नाश्ता करने का भी होश नहीं था। फिर राहुल की कॉल आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मूड नॉर्मल किया और राहुल से बात की। बातों बातों में राहुल ने बताया कि सुबह तुम सोई हुई थी और चौकीदार मुझे बताकर चला गया था कि मैं अंदर मैडम को बताने नहीं जा रहा, सही नहीं लगता, वो सोई हुई है। इस बात ने मुझे चौंका दिया था कि अगर वो इतना एहतियात वाला था तो रात में वो मेरे साथ कैसे कुछ कर सकता था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी और फिर मैंने बहाने से राहुल से दोबारा उस चौकीदार के बारे में पूछा तो राहुल ने कहा कि उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लो जैसे मुझ पर करती हो। इस बात से मैंने सोचा कि शायद मुझे ही नींद में गर्मी लगी होगी और फिर मैंने कपड़े उतार कर चादर ओढ़ ली होगी, मगर ये थी बहुत हैरान करने वाली बात। खैर, मैंने अपने दिल को किसी तरह संतुष्ट करने की नाकाम कोशिश की और फिर उठकर अपने घर के काम करने लगी। मेरी तबीयत बहुत बोझिल सी थी, शायद कल की थकावट का असर था। ऐसे ही दिन गुजर गया और रात हो गई। चौकीदार कल वाले टाइम पर ही आया था और मेरे लिए खाना भी लाया था और कल की तरह ही उसने नजरें झुकाई हुई थी और मुझे खाना देते ही वो चौकीदार बाहर गेट पर जाकर बैठ गया था। मैं उसकी तरफ से संतुष्ट हो गई कि वाकई मुझसे ही नींद में कुछ हुआ होगा। फिर मैंने खाना खाया, कुछ देर अपनी माँ से बात की और सोने की तैयारी की। वो चौकीदार फिर से चाय ले आया। वो चाय बहुत अच्छी बनाता था, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई और चाय पी ली। और चाय पीने के बीच ही मुझ पर सुकून और नींद छा गई थी और चाय पीते ही मैं सो गई थी। मैं सुबह उठी तो एक बार फिर मैं चादर में सोई हुई थी। अब ये बात मामूली नहीं थी, मैंने कभी नींद में ऐसा नहीं किया था, तो अब क्यों ऐसा हो रहा था? और आखिर ऐसी भी क्या बात थी कि मैं इतनी गहरी नींद सो जाती थी? इन्हीं सोचों ने मुझे घेर रखा था। मैं अपने माँ बाप को बताकर उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी
और पति को बताती तो उनका दिल बुरा हो जाता। तो फिर क्या करती? मैं बहुत परेशान थी और फिर मैंने किसी से कुछ भी नहीं बताया। आज मैंने सोच लिया कि मैं आज इतना काम ही नहीं करूंगी कि मुझे थकावट से गहरी नींद आए और किसी बात का होश न रहे। सारा दिन मैं इसी सोच में परेशान होती रही। मेरा परेशानी से बुरा हाल था। जरूर कोई तो था, कुछ तो गलत हो रहा था मेरे साथ और इसी सोच ने मेरा हाल बुरा किया हुआ था। आज तो मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर क्या माजरा है। इसी सोच में रात हो गई। रात खाने के बाद उस बूढ़े चौकीदार ने मुझे चाय ला कर दी तो मैंने उसे धन्यवाद बोलकर उससे चाय का कप ले लिया और चौकीदार के जाने के बाद मैंने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और चाय को चुपके से बाथरूम में डाल दी। मैंने खाना भी बेड के नीचे रख दिया था और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। चाय फेंकने के बाद मैंने कप को टेबल पर रखा और लेटकर आंखों पर हाथ रख लिया। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि खाने या चाय में कुछ मिला हुआ होता था। मैं खामोश लेटी रही। दिल बहुत बुरा डरा हुआ था, मगर मैं आज हर हाल में हकीकत जानना चाहती थी। मुझे लेटे हुए 1 घंटा ही हुआ होगा कि मैंने कमरे के दरवाजे के पास खटपट की आवाजें सुनी। कोई बाहर से मेरे कमरे का लॉक खोल रहा था। इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी। मतलब मेरा शक सही था, कोई था जो मेरे कमरे में आता था। मेरा दिल धड़क रहा था मगर मैं खामोश लेटी रही। मैं मुजरिम का असल चेहरा देखना चाहती थी और फिर दरवाजा खुला तो जो चेहरा मुझे नजर आया उससे मेरे सर पर आसमान आ गिरा। तकलीफ से मेरा बुरा हाल था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति था। मैं फटी फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। उसके कपड़े वही चौकीदार वाले थे, बस चेहरे से नकली दाढ़ी और नकली लंबी लंबी मूछें, सफेद बाल गायब थे। मेरे पति को भी शायद झटका लगा था। मेरे पति को शायद अंदाजा नहीं था कि मैं आज जाग रही हूं, इसलिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मगर मेरा सदमे से बुरा हाल था। मैं अपने पति के हाथों इतने दिनों से तकलीफ सह रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और राहुल भी जैसे बोलने की पोजीशन में नहीं थे कि मुझे क्या और कैसे सफाई देनी है। मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने भाई को कॉल की कि आकर मुझे ले जाए। भाई परेशान हुए और मुझे लेने आ गए और राहुल को देखकर हैरान हुए। राहुल ने मुझे रोकने और सफाई देने की बहुत कोशिश की मगर मैं उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई थी और बहुत बीमार पड़ गई थी क्योंकि ये हालात मेरे बर्दाश्त से बाहर थे। मेरे पति का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। आखिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा था और किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे माँ बाबा भी बहुत दुखी थे। फिर इसी तरह 3 दिन गुजर गए। फिर एक दिन मेरे भाई का दोस्त मुझसे मिलने आया था। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए मैं उनसे मिलने से मना नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं राहुल को माफ कर दूं, उसका कोई कसूर नहीं था। ये सारा फसाद उनकी पड़ोस की एक लड़की का फैला हुआ है। वो राहुल से शादी करना चाहती थी। मेरे भाई के दोस्त ने मुझे कहा कि राहुल से मिलूं और उसको अपनी बात कहने का एक मौका दूं। मैंने उनकी बात मान ली और राहुल से मिलने को तैयार हो गई। राहुल बहुत कमजोर हो गए थे और बहुत शर्मिंदा और गमगीन थे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे बताने लगे कि मैं जब लंदन से वापस आया तो बुआ जी ने मुझे कहा कि शादी कर लो, कब तक अकेला रहूंगा। और फिर वो मुझे बहुत सी लड़कियों के बारे में बताने लगी, लेकिन फिर उन लड़कियों में तुम्हारा नाम आया। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फौरन बुआ जी से कहकर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था। मैं तुम्हारी हर मर्जी, हर नखरे उठाने के लिए तैयार था। मैं बहुत खुश था और शादी की तैयारियों में जी जान लगा रहा था। फिर एक दिन मेरी पड़ोसन रिया मेरे कमरे में आई। वो जैसे मुझे कुछ बताना चाहती थी। मुझे रिया अपनी छोटी बहन लगती थी और बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने उसे प्यार से बैठाया और बोला कि जो बात है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इस पर रिया ने मुझे बताया कि माया अच्छी लड़की नहीं है। उसने सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। वो सबके सामने मासूम और शरीफ बनती है, मगर वो हकीकत में ऐसी नहीं है। उसका बहुत से लड़कों के साथ चक्कर है। मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, इसलिए सब जानती हूँ। वो सबको पागल बना रही है और आपका तो घर भी अकेला है। आप जब नहीं होंगे तो वो लड़कों को घर तक बुलाएगी। रिया की बात सुनकर मेरे सर में धमाके हो रहे थे। शादी में 2 दिन बाकी थे और रिया ने मुझे ऐसी बात बताई थी जिससे मेरा दिल टूटा था। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की अच्छी लगी थी और उसकी यह हकीकत थी। मैं यही सोचता था कि रिया बहुत मासूम और अच्छी लड़की है और मेरी पड़ोसन भी, जबकि माया को तो मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है और बुआ की जबान से सुना, इसलिए रिया की बात झुटला नहीं पाया। मगर फिर मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें खुद आजमाऊंगा और फिर मैंने शादी के 6 दिन बाद लंदन जाने का ड्रामा किया और फिर चौकीदार का रूप धार कर तुम्हारे पास आता रहा।
अगर तुम बुरी होती तो तुम इस सब से नहीं घबराती, बल्कि उस आदमी को ढूंढोगी जो रात में आता था। और दिन में भी तुम्हारे घर कोई ना कोई आता, मगर इन कुछ दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, बल्कि तुम मुझे परेशान और डरी हुई लगी। मेरा इरादा था कि एक दो रातें और आजमा कर फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, मगर मेरा ये राज पहले ही खुल गया। मैं बहुत शर्मिंदा और परेशान हुआ था, और बुआ जी के डांटने पर मैंने उनको सारी सच्चाई बताई तो बुआ जी ने रिया को बुलाया और उसे डांटते हुए पूछा कि अगर ये बात सच है तो मैं फिर जाकर उनके घर बात करूंगी, और अगर तुमने गलत बात बताई है तो हमें बहुत शर्मिंदगी होगी। इस बात पर रिया रोने लगी और उसने बताया कि मैं राहुल से शादी करना चाहती थी, मगर उन्होंने माया को चुना, इसलिए मैंने माया पर इल्जाम लगाया। मैंने झूठ बोला था, माया बुरी नहीं है, मुझे माफ कर दो। ये कहकर रिया रोने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन बुआ जी ने मुझे समझाया, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि मेरी माया से मुलाकात करवाएं और उसको मेरे लिए मनाए। ये कहकर राहुल खामोश हो गए और फिर बोले, प्लीज माया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। ये मेरी नादानी थी जिसकी तुम जो चाहो सजा दो। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी। इतने दिन राहुल से ना मिलकर मैंने पहले ही उसको बहुत सजा दी थी और उनका ज्यादा कसूर भी नहीं था, इसलिए मैंने राहुल को माफ कर दिया और उनके साथ चल दी। अब आप ही बताइए कि मैंने सही किया या गलत। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।